नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास में हम टेस्ट आईडी नंबर 053 का संडे का जो अपना पेपर है उसके मैथ पार्ट का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 8, 15 और 17 सेंटीमीटर की हैं। इसके प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाता है। वृत्त के खंडों द्वारा घेरे गए भाग को छोड़ते हुए शेष त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को। ये मान लीजिए ये ट्रायंगल है अपने, ठीक है। और ट्रायंगल में देखो साइड हमें दे रखी है 8, 15 और 17। तो ये साइड 8 है, ये 15 है और ये 17। क्योंकि 8, 15, 17 जो है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे ये राइट एंगल होगा और ये समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तीन सर्कल बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ तीन सर्कल बना रखे हैं। इस वाले कॉर्नर पे एक सर्कल बनाया हुआ है, सेंटर यहाँ पे रख के इसका। ठीक है, एक सर्कल यहाँ बना रखा है, सेंटर यहाँ है। और एक सर्कल यहाँ बना रखा है, सेंटर यहाँ है। ठीक है, इस तरह से तीन सर्कल बना रखे हैं तीनों कॉर्नर पे। और इन सर्कल की जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 3.5। यानी ये वाली रेडियस भी 3.5 है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5। कह रहे हैं कि इन सर्कल के बीच का जो एरिया है उसको छोड़ के बाकी एरिया बताइए। जैसे ये वाले तीन एरिया जो हैं इनको छोड़ दें, है ना। इन तीन को छोड़ के बाकी बचा हुआ जो एरिया, ये बीच वाला जो एरिया है, ये अपने को फाइंड आउट करना है कितना होगा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ऑरेंज कलर में, ये वाला एरिया अपने को फाइंड आउट करके बताना है कितना होगा। ठीक है, तो क्या करना है, देखो पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से ये जो तीन पार्ट हैं जो पिंक कलर में हमने दिखाए हैं, इन तीनों पार्ट का एरिया हम माइनस कर देंगे, बचा हुआ एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ट्रायंगल का एरिया लिखें, तो चूंकि समकोण त्रिभुज है तो 1/2 और बेस हो जाएगा 8 और हाइट हो जाएगी 15। तो 8 × 15 ये पूरे ट्रायंगल का एरिया हो गया। ठीक है, इसमें से माइनस करना है इन तीनों पार्ट का। ये जो तीन पार्ट है ये है त्रिज्यीय खंड, है ना, ये सेक्टर है। ठीक है, और चूंकि सेक्टर जो है तो इनके एंगल अगर हम देखें तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, इन तीनों एंगल का अगर हम सम देखें तो 180 आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इन तीनों एरिया को अगर टोटल करेंगे तो 180 डिग्री का सेक्टर बनेगा। 180 डिग्री मतलब हो गया 360 का आधा, 360 का हाफ हो गया। अब 360 तो पूरे सर्कल का होता है और 180 जो है वो आधे सर्कल का हो जाएगा। तो इसमें से आधे सर्कल का एरिया हमें माइनस करना होता है। ठीक है, 1/2 पाई और आर स्क्वायर, ये माइनस करना था पूरे सर्कल का पाई आर स्क्वायर। तो 180 के साथ में हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आधे सर्कल का एरिया माइनस कर देते इसमें से, ये हो जाएगा 60। ठीक है, और इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पाई को हम 22/7 लिख लेंगे और आर की वैल्यू 3.5 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये 7 से ये कैंसिल आउट होता है, 0.5 आ जाएगा। और 22 × 5, ये 0.5 11 हो जाएगा। 11 को इससे मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये 11, 11 × 35, 35 3 38। ठीक है, 38.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 38.5, उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये बना आपका 60 - 19.25। और ये इसमें से माइनस करेंगे तो 40.25 आ जाएगा। ठीक है, 40.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी ये जो बीच में एरिया बचेगा ये 40.75 है ना, 75। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन। ठीक है, 40.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए
आपको एक सिंप्लीफिकेशन दिया है, उसको आपको सिंप्लीफाई करके बताना है क्या नंबर आएगा, है ना। तो देखो ये जो आपका 81 है, 81 आपको पता है 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4, इसको ऐसे लिख लेते हैं। फिर ये जो छोटे वाले ब्रिकेट है ये वाला, है ना, इसको सोल्व करेंगे और फिर इसको करेंगे, है ना। ये दो ब्रिकेट पहले सोल्व करते हैं। ब्रिकेट के अंदर अगर जाएं इसके, है ना, तो एक तो इनटू आ रहा है, एक ऑफ आ रहा है और एक डिवीजन आ रहा है ना। ठीक है, तो सबसे पहले ऑफ सोल्व होगा। ऑफ का मतलब गुणा ही होता है ना, तो 5/3 का मतलब 5 × 3, तो ये 15 हो जाएगा, है ना। तो 20, ये 15 हो जाएगा, इन दोनों का मिला के 15 आएगा। और फिर इस 15 को इसमें डिवाइड करना है, क्योंकि इनटू और डिवीजन में पहले डिवीजन होगा, तो 20/15 हो जाएगा। फिर इनटू में ये 6 है, तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख लेते हैं इसको, है ना। इस वाले ब्रिकेट को हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, प्लस फिर ये एक और ब्रिकेट आ रहा है, ये वाला, है ना। इस ब्रिकेट को सोल्व करें तो पहले ऑफ सोल्व होगा, है ना, तो 24 × 3 यानी ये 72 हो जाएगा, 72। और फिर इसको 8 में डिवाइड करेंगे ना, तो ये 8/72 बन जाएगा, ये वाला। और इनटू में 4 आ जाएगा। फिर ब्रिकेट क्लोज करेंगे, माइनस। अब 10/5 लिख देते हैं इसको, है ना, 10/5 डिवीजन को। तो ये इस तरह से बच गया। और यहाँ पे 32 की पावर नेगेटिव है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं 32 की पावर +2/5। जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं इसको। देखो ये तो आ गया आपका 2, ये 2 हो जाएगा, ये 8 से 9 हो जाएगा, है ना। तो ये 4/9 हो जाएगा। और ये 5 × 3, 5 × 4 और 3 × 2। और यहाँ पे पावर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 का क्यूब हो गया 27, प्लस ये हो गया आपका 4 × 2 8, प्लस उसके बाद ये हो गया 4/9, 4/9। और ये हो गया -2। और माइनस 32 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और उसकी पावर 2/5 है, तो ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको एक साथ लिखें अगर हम, तो 27 प्लस 8 - 2 6 हो गया, तो 6 + 4/9 और माइनस ये बाहर हो गया 2 की पावर 2 यानी 4। अब जितने नंबर जो है वो इंटीजर उनको तो ऐड कर लो, जैसे 27 और 6, 33 - 4, 33 - 4 यानी 29, और साथ में 4/9 बच जाएगा, तो ये 29 से ही 4/9 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन है। ठीक है, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये सिंप्लीफिकेशन था नंबर्स का। ठीक है, नंबर सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट कह रहे एक फ्रैक्शन है, उसके अगर न्यूमरेटर को इंक्रीज किया जाए 140% से, है ना, और उसके डिनोमिनेटर को 20% से डिक्रीज किया जाए, तो रिजल्टेंट फ्रैक्शन 12/7 है। मान लो कि अपनी जो फ्रैक्शन है वो x/y है। अब अगर x को आपने यानी न्यूमरेटर या अंश को आपने 140% बढ़ाया, तो 140 का मतलब है 100 पे 140 बढ़ा, तो 240% हो जाएगा। ये x की वैल्यू 240% हो जाएगी। और यहाँ 20% कम किया तो y की वैल्यू 80% रह जाएगी, है ना। और ये जो नई फ्रैक्शन बनेगी ये 12/7 दे रखी। ठीक है, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन हट जाएगा और ये 80 से हो जाएगा कितना 3, ये 3 आ जाएगा, फ्रैक्शन से फ्रैक्शन हटा सकते हैं। ठीक है, और इस 3 से ये कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा। इसका मतलब जो x/y था यानी जो इनिशियल फ्रैक्शन थी वो 4/7 होनी चाहिए। ठीक है, तो 4/7 इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन होगी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एक आपको डायग्राम गिवन है और उसमें दिया हुआ है PQ = PS = तो QPS अगर 40 डिग्री है तो QPR कितना होगा। देखो इसी डायग्राम में चेक कर लेते हैं हम, या अलग बना लेते हैं। चलिए डायग्राम दूसरा बना लेते हैं। ये मान लो ट्रायंगल है और इसमें एक यहाँ से एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर रखी है, CBN है एक इसकी। ठीक है, इसमें ये दे रखा है P, ये गिवन है Q, ये है S और ये है R। और हमें गिवन है कि PQ जो है वो बराबर है PS के और बराबर है SR के।
ये तीनों पार्ट इक्वल है। QPS ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, और हमें पता करना है QPR कितना है। QPR ये पूरा एंगल कितना है, तो पूरे के लिए मुझे ये वाली वैल्यू और निकालनी पड़ेगी। इसको एक बार मैं एक्स मान लेता हूँ, है ना। तो इधर वाले ट्राइंगल में ये दोनों साइड, इसमें देखो PSR ट्राइंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट अगर ये x है तो इसके अपोजिट ये भी x हो, ठीक है। अब इस ट्राइंगल के दो एंगल हमें मिल गए ये वाले, है ना। तो ये जो बहिष्कोण है इसका, या जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, वो इन दोनों के टोटल के बराबर होना चाहिए, तो ये 2x आ जाएगा, ठीक है। अब इस वाले ट्राइंगल में अगर आए हम, तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल है, देखो PQS में ये दोनों इक्वल है, PQ और PS। तो इसके अपोजिट अगर 2x है तो इसके अपोजिट ये भी क्या होगा, 2x होगा। अब पूरे ट्राइंगल में अगर आप देखें, इस बड़े ट्राइंगल में, है ना, तो इस बड़े ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो ऊपर वाला एंगल, ये वाला एंगल तो हो गया P, तो कितना हो गया 40 + x, ये हो गया 2x, और इधर वाला हो गया x, और इन तीनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए ये 4x हो गए, और ये 40 उधर जाएगा तो 140 बचा। तो x की वैल्यू आ गई आपके पास है 3 और 5, 35 डिग्री आ गई, है ना। x की वैल्यू 35 है। तो अगर ये 35 कर दें हम, तो ये पूरा एंगल QPR यानी ये कंप्लीट एंगल कितना बना, तो 40 + 35 यानी 75 डिग्री बनेगा, ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा 75 डिग्री। नेक्स्ट, एक विक्रेता 2 किलो वजन के स्थान पर दोषपूर्ण वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाता है, ठीक है। मतलब 2 किलो का एक बाट है, और उसकी जगह पे वो दूसरा वेट रख देता है, दूसरा बाट रखता है, जो कि गलत है, मतलब वो कम है एक्चुअल में, ठीक है। 2 किलो से कम का वेट लगाता है, और इस वजह से उसको 25% का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए उसने 2 किलो की जगह पे कितना उसने जो है वो रखा था, ठीक है, कितना कम उसने रखा था 2 किलो में से। तो सीधा सा होता है, देखो 25% प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1/4 हम ये कह सकते हैं। मतलब जो वस्तु जो है वो 4 रुपए में उसने बेची है, वो उसने एक कम में खरीदी थी, मतलब कितने में, 3 में खरीदी होगी उसने, ठीक है। जो वस्तु उसने 4 में बेची है, या जो 4 रुपए में, सॉरी 4 किलो बेचनी चाहिए थी, उसकी जगह उसने 3 किलो ही बेची है, ठीक है। तो अब अगर 4 को हम 2 किलो बना दें, 2 किलो मतलब 2000 ग्राम बना दें, तो उसने 2000 ग्राम की बजाय, ये देखो 4 की वैल्यू ये हो गई 2000, तो 3 की वैल्यू हो गई 1500 ग्राम, ठीक है, 1500 ग्राम हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब उसने, एक मिनट, हमने तो गलत लिख लिया भाई, 25% का प्रॉफिट है ना। इसका मतलब 4 पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है, सॉरी 4 पे 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब जो वस्तु उसको 5 में बेचनी चाहिए थी, उसकी जगह वो 4 किलो ही बेच रहे हैं, ठीक है। यानी उसको 5 किलो बेचना चाहिए था, लेकिन उसने केवल 4 किलो बेचा, ठीक है। तो 4 किलो बेचा, तो 5 की वैल्यू 2000 ग्राम में, यानी 5 की वैल्यू अगर हम 2 किलो कर दें, तो उसने बेचा कितना, तो 5 की वैल्यू 2000 है, तो उसने 1600 ग्राम ही बेचा। इसका मतलब उसने कितने का घोटाला किया, तो उसने 400 ग्राम का एरर किया उसके बाट में, ठीक है। तो अब देखो 400 ग्राम का एरर किया उसने, क्या किया एक्चुअल में, कि 1600 में खरीद के लाया था, उसमें उसने 400 ज़्यादा वसूल लिया ना। 1600 रुपये की मान लो वस्तु खरीद के लाया, तो 2000 में बेच दी उसने, तो 1/4 का प्रॉफिट हुआ, यानी कितना हुआ 25%। यही क्वेश्चन है ना। तो इसका मतलब अगर वो 2000 ग्राम की वस्तु जो थी उसको बेचना 2000 में था, लेकिन उसने 2000 रुपये में 1600 ग्राम वाली वस्तु बेची, तो मतलब 400 ग्राम उसने कम बेचा है, ठीक है। तो आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 400 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहे हैं कि अगर ये 4 योजनाएं आपको स्कीम दे रखी है, इनमें से कौन सी में ज़्यादा डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। मतलब जो 25 और 15 की दो डिस्काउंट है, तो टोटल कितना होगा, तो 25 + 15 और -25 × 15/100। ये दो क्रमांक डिस्काउंट का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे हम, है ना। तो ये आ गया आपका कितना, 40
और माइनस ये हो जाएगा आपका 3.75। तो ये लगभग 36.25% आ रहा है ना। पहला जो है वो टोटल प्रॉफिट डिस्काउंट जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा पहले केस में, है ना। और दूसरे में 20% की जो है वो एकल छूट है, तो ये तो 20% ही हुआ प्रॉफिट, है ना। और उसके बाद में तीन वस्तुओं पर दो फ्री, है ना। अब तीन पे दो फ्री मतलब दो फ्री हैं पांच में से, पांच अगर लेगा कोई तो दो फ्री आ जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40% प्रॉफिट हो गया इस वाले केस में। और सात पे तीन फ्री मतलब तीन फ्री आ गई 10 में से टोटल, है ना। तीन और सात 10 हो गई ना, 10 में से तीन फ्री, तो ये 30% हुआ। तो अगर आप हाईएस्ट डिस्काउंट देखेंगे तो हाईएस्ट डिस्काउंट जो है वो इसमें बन रहा है 40%, है ना। तीसरी स्कीम जो है उसमें बनेगा, तो योजना 3 हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, 5500 रुपये, सॉरी 5000 रुपये को दो भागों में इस तरह से डिवाइड किया कि एक भाग पे 4%, देखिए दो हिस्से कर लेते हैं ना, पहले पे 4% इंटरेस्ट मिला और दूसरे हिस्से पे 5% इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जिसमें दो हिस्से किए जाएं और आपको दोनों की अलग अलग रेट पता हो, और टोटल का भी देखो हमें ब्याज पता है, देखो टोटल कितने रुपए ब्याज मिला, 223 रुपये ब्याज बना, ठीक है। और वार्षिक ब्याज दिया एक साल का, है ना। तो एक साल में 223 रुपये ब्याज बना, बना कितने पे, तो 5000 रुपये बना। और इंटू 100 कर लें तो एक साल का अगर हम देखें तो 223/50% बन रहा है। एवरेज अगर दोनों का निकाल के देखें तो ये यहाँ लिख देंगे, है ना, एवरेज जो है वो यहाँ लिख देंगे, ये इतने परसेंट। अब यहाँ पे एलिगेशन लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को तो ये 200 हो जाएगा ना। और 200 और 23 यानी 23 का ही डिफरेंस हो गया, ये 250 और 23 ये 27 का डिफरेंस हो गया। और ये जो रेशियो आता है ये आता है जो दोनों प्रिंसिपल है उनका, दोनों हिस्सों का, है ना। तो मतलब पहला हिस्सा अगर 27 रुपये है तो दूसरा 23 होगा, और दोनों का जोड़ करें तो 50 बन रहा है। ये 50 नहीं है, कितना है, 5000। 50 की वैल्यू 5000 है। तो हमें पूछा है कि 4% पर कितना निवेश किया गया, ठीक है। 4% पे यानी ये वाला हिस्सा बताना है पहले वाला, तो ये आना चाहिए 2700, 2700 रुपये। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एक सीरीज हमें दे रखी है, इसमें आपको एन की वैल्यू बतानी है, एन कितना होगा, ठीक है। देखिए एन कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है कि भाई इन नंबर को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे ये वाला है ना, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। आगे वाले को इस तरह से लिखते हैं, दो, है ना, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में लिख देते हैं इसको। और फिर आगे वाले को इस तरह से कर सकते हैं, दो फ्रैक्शन में हम डिवाइड कर देते हैं। और इस तरह से ये चलता रहेगा, लास्ट को हम लिख देते हैं 1/n माइनस 1/n+1, और यही 99/100 दिया हुआ है। और हमें पता है बीच वाली सारी टर्म्स जो है वो प्लस माइनस दोनों आएंगी, तो ये कैंसिल आउट होती हैं। तो एक तो फर्स्ट टर्म बची है यानी 1 बचा है, और एक बचा है 1/n+1 लास्ट टर्म, है ना। और ये दे रखा है 99/100, इसको उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस 99/100 हो गया, और ये 1/n+1 हो गया, ठीक है। अब ये आपका 1/100 बना, और ये आपका 1/n+1। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो n+1 की वैल्यू 100 हो गई, यानी n की वैल्यू 99, ठीक है। तो n की वैल्यू 99 होनी चाहिए, बी ऑप्शन हो जाए। नेक्स्ट, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक चोर का पीछा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक पुलिसकर्मी द्वारा किया जाता है। यदि चोर 100 मीटर आगे है तो पुलिसकर्मी 3 मिनट बाद चोर को पकड़ लेता है। बताइए कि चोर किस चाल से भाग रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे पुलिस वाला है और यहाँ पे चोर है, ठीक है, और दोनों के बीच में 100 मीटर का गैप है। अब ये 100 मीटर का गैप कवर होने में 3 मिनट लगे, है ना। 3 मिनट बाद पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, मतलब ये गैप कवर होने में 3 मिनट लगे। तो अगर मैं स्पीड निकालूं तो 100 मीटर दौड़ना पड़ा, 3 मिनट का मतलब हो गया 3 × 60, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो हम इसको कर देंगे 18/5 से मल्टीप्लाई,
अब ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, तो मैं यही लिख देता हूँ उसको 18/5। ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड आ गई, लेकिन यहाँ स्पीड जो होगी, ये गैप जो कवर होगा वो रिलेटिव स्पीड से कवर होगा, है ना कि नॉर्मल स्पीड से, क्योंकि दोनों दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड में पुलिस वाले की चाल ज़्यादा होगी, चोर की कम होगी, तभी ये गैप कवर हो पाएगा। तो पुलिस वाले की चाल जो है वो दे रखी है कितना, 10, और चोर की जो चाल है वो x दे रखी है, तो 10 माइनस एक्स होनी चाहिए स्पीड, है ना। तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू ये इसके बराबर होनी चाहिए रिलेटिव स्पीड के, ठीक है। तो अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना आएगा देखो, ये एक जीरो हटा सकते हैं, 6 × 3 18, 5 × 10 2, ये 2 आ जाएगा। तो 10 माइनस एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो एक्स की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। ये ए बी सी डी एक स्क्वायर गिवन है अपने को, ठीक है। ए बी सी डी एक स्क्वायर है, नाम लिख देते हैं, चलो, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ये एम पॉइंट इसका मिड पॉइंट है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ध्यान रखना। बी सी का मिड पॉइंट एन है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एन बना देते हैं, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि डीएम और एएन को जोड़कर डीएम, ये डीएम इसको मिला दिया, और एएन इसको मिला दिया, है। नई बुझाएं या नई लाइन जो है वो जोड़ दी जाती है जो ओ पर मिलती है, ये ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट है। तो इनमें से कौन सा सही होगा, तो ओ ए और बी एम, ओ ए और बी एम इसका रेशियो 1:2 होगा, या ए एन इज इक्वल टू एम डी होगा, ए डी एम इज इक्वल, देखो ये दोनों ट्राइंगल ले लो आप, है ना, देखो दोनों ट्राइंगल ले लो, कौन से, ये वाला देखो, डी ए एम, एक तो ये ले लेते हैं ट्राइंगल डी ए एम, और एक ले लेते हैं हम ए बी एम, ट्राइंगल ए बी एम। अब इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये साइड इसके बराबर थी, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, और ये इसके बराबर थी। अब चूंकि ये स्क्वायर है तो मैं मान लेता हूँ इस स्क्वायर की साइड 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है, ये भी 2, ये पूरी भी 2 है, तो ये एक एक हो गई ना, और ये पूरी भी 2 होगी तो ये भी एक एक हो जाएगी, ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर हो गई। तो हमने एक बार मान लिया कि ये इनकी लेंथ है इन साइड की। अब इस ट्राइंगल में अगर आप डी ए एम और ए बी एन में देखें तो ये एंगल दोनों में 90 है, देखिए इसमें ये 90 है, इसमें 90 है ना। तो एंगल ए जो है वो बराबर है एंगल बी के, ये दोनों 90 है, तो एक तो अपने पास 90 डिग्री एंगल आ गया। एक अगर हम ये देखें कि ये साइड जो है और ये जो साइड है ये 2 है इसकी, तो ये साइड भी 2 है ना, तो उसकी साइड जो है वो ए डी, और इसकी जो साइड ए बी है वो दोनों बराबर है, दोनों 2 यूनिट मान रखी है हमने, है ना। इसके अलावा एक ये वाली साइड देखें ए एम इसकी, है ना, तो इसकी एक साइड बी एन ये बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि एस ए एस रूल लगेगा ना, और एस ए एस रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, मतलब सर्वांक्षम हो जाएंगे, ठीक है। तो सर्वांक्षम होंगे तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे और इनकी साइड भी इक्वल होगी, है ना। तो साइड तो ऑलरेडी इक्वल आप देख सकते हैं, और एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, इसको अगर मैं अल्फा बोलूँ, ये 1 के सामने है ना, तो इसमें इसके 1 के सामने ये अल्फा होगा, और इस वाले में ये देखो 2 के सामने, ये 2 है ना टोटल, 2 के सामने ये बीटा है मान लो, तो इसमें ये वाली जो साइड है ये वाली 2 है, तो इसके सामने ये बीटा होगा, और ये फिर जो बचेगा आपका ये 90 हो ही गया, दोनों में एक एंगल है ना। तो ऐसे हमने ये एंगल डिसाइड कर लिया। अब देखना ध्यान से, क्या ए एन बराबर एम डी आएगा, हाँ दोनों सर्वांक्षम है, तो ए एन जो है वो बराबर होगा डी एम के, यानी ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ए डी एम, देखिए ए डी एम एंगल है ना, ए डी एम यहाँ से देख लो, ये अल्फा, ए डी एम अल्फा है, और हमें कह रहा है ए एन बी ये बीटा है, देखो है ना, तो अल्फा और बीटा ये बराबर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में ए एम डी बी ए एन, ए
और एम डी यानी ये बीटा वाला एंगल है ना, और बी ए एन ये अल्फा हो गया, तो यहाँ भी बीटा और अल्फा अलग अलग है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो वैसे तो हमें करेक्ट ही पूछा हुआ है, तो हम सीधा आंसर लगा देंगे, बी ऑप्शन होगा। बाकी वैसे चेक करना चाहें तो बाकी को हम गलत भी प्रूव कर सकते हैं। ओए और बी एम, ओए और बी एम की बजाय ये ओए और ओ एम होना चाहिए। ठीक है, ओ एम होना चाहिए, इन दोनों का रेशियो है ना। तो इन दोनों का रेशियो जब हम निकालते हैं है ना, इनको सर्वांग क्षमता से या ट्रिग्नोमेट्री से, तो एओ और बी एम का रेशियो 1:2 नहीं आके ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा। ठीक है, तो ये 2 आता है, तो एक्चुअल में ये गलत दिया हुआ है इसमें। ठीक है, ए और ओ एम 2:1 आएगा, 2:1 आएगा, तो ये भी गलत आएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ प्रूव करने की जरूरत नहीं, यहाँ हमें केवल करेक्ट ढूंढना था, तो बी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट है, ट्रेन ए को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 300 मीटर लंबाई वाली ट्रेन बी को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं। इसके अलावा ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं, तो ए की लंबाई कितनी। चलिए देखिए, पहले ए और बी की बात करते हैं कि ट्रेन ए जो है वो बी को पार करी, ए प्लस बी मतलब ए और बी आपस में पार करी, दोनों अपोजिट चल रही है। ए की स्पीड 36 है और 300 मीटर जो है वो लेंथ है किसकी, ट्रेन बी की लेंथ जो है वो 300 मीटर है। तो अगर हम दूरी का फॉर्मूला लगाएं तो देखो, ट्रेन ए की लेंथ प्लस ट्रेन बी की लेंथ, टोटल डिस्टेंस इतनी कवर करनी पड़ेगी दोनों को है ना, आपस में पार होने के लिए। फिर दोनों की रिलेटिव स्पीड यानी एस ए प्लस एस बी, दोनों की रिलेटिव स्पीड होगी क्योंकि अपोजिट चल रही है तो ऐड हो जाएगी। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, समय हमें दे रखा है कितना, 15 सेकंड। ठीक है, 15 सेकंड। अब इसमें जो पता है वो रख देते हैं, देखो है ना। तो हमें कह रहे हैं ट्रेन ए को 36 की चाल से विपरीत दिशा में चल रही, यानी हम कह सकते हैं कि ट्रेन ए की स्पीड तो नहीं गिवन है, लेकिन बी की दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर है, ये 15, एक बार मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ ना, इसको एज इट इज ही रख रहा हूँ मैं। ठीक है, और ट्रेन ए को ए की लेंथ भी नहीं दे रखी है, और एल बी, बी की लेंथ आपको 300 दे रखी है ना, तो ये 300 रख दें। ठीक है, और अगर आप चेंज करना चाहो तो चलो यहाँ कर सकते हैं, जैसे ये दोनों स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो मीटर पर सेकंड में लाने के लिए इसको हम 18 से गुना कर दें, तो ये 5/18 इंटू 15। लेकिन अब इस इक्वेशन में तो क्या है कि दो वेरिएबल हमें नहीं पता है ना, एक तो एस ए नहीं पता है, एक एल ए नहीं पता है, तो हम दूसरी कंडीशन पे जाएंगे। दूसरी कंडीशन ट्रेन ए और सी की है, तो कह रहा है कि ए को 500 मीटर लंबी ट्रेन सी को पार करने में 30 सेकंड लगते हैं। तो जब सी को पार करेगी तो एल ए प्लस एल सी हो जाएगी दोनों की लेंथ का टोटल, और एस ए प्लस एस सी हो जाएगा इंटू 5/18 हो जाएगा, और टाइम जो गिवन है वो दे रखा है 30 सेकंड है ना, 30 सेकंड। और चूंकि यहाँ पे सी जो है वो स्थिर ट्रेन है तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ केवल हम स्पीड केवल किसकी लेंगे, ए की, क्योंकि सी तो चल ही नहीं रही है ना, वो स्थिर है या स्टेशनरी है। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा। अब इसमें देखो एल ए की स्पीड तो अपनी डिस्टेंस सॉरी लेंथ तो है नहीं, सी की लेंथ दे रखी है अपने को कितनी, 500 मीटर, ये 500 हो गया, और एस ए नहीं है अपने पास, ये 5×18×30। यहाँ से अगर मैं एस ए निकाल लूँ, देखो क्योंकि मुझे लेंथ निकालनी है ना ए की, तो मुझे एल ए की वैल्यू चाहिए, एस ए में यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ कितना आएगा। देखो एस ए की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको उधर भेज दो इनको सबको ना, चलो कैंसिल आउट करें, 3 × 3 6×5, ये 25/3 होगा, उधर जाएगा तो 3/25 हो जाएगा, और एल ए प्लस 500 हो जाएगा। ये एस ए की वैल्यू निकाल ली हमने एल ए की टर्म में है ना, और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, और फिर एस ए की जगह रख देंगे और एल ए निकाल लेंगे ना। तो अब इक्वेशन 1 में रखो, देखिए आप, तो एल ए प्लस 300 बराबर एस ए की जगह ये रख दो आप है ना, तो 3/25 एस ए की जगह इंटू एल ए प्लस 500, ये रख दिया हमने, प्लस 36
और इंटू 5/18 इंटू 15। ठीक है, ये हमने वैल्यू रख दी। यहाँ से थोड़ा सा आपको सोल्व तो करना पड़ेगा, देखो। ठीक है, तो इसको सोल्व करके देख लेते हैं एल ए की वैल्यू कितनी आती है। तो एल ए प्लस 300 बराबर हो जाएगा, इसको हम थोड़ा सोल्व कर दें तो ये 5 आ गया और ये 6 आ गया, ये 25/6 आ जाएगा। ठीक है, हाँ, 25/6 आएगा। इसको अंदर गुणा कर देते हैं, है ना। तो देखो, जब 25/6 इससे गुणा होगा यहाँ पे, है ना, तो 25 से 25 कट जाएगा, 3 से ये 6 2 आ जाएगा। तो ये 1/2 एल ए प्लस 500 बना। और इसको 25/6 से करेंगे तो 6 से ये 6 आ जाएगा, तो ये 150 बच जाएगा। तो गुणा करोगे ना 36 को, तो ये 150 आ जाएगा। अब यहाँ से हम इसको और सिंप्लीफाई करें अगर, तो इस 2 को इधर गुणा कर दें तो 2 LA + 600 बराबर हो गया LA + 500 और प्लस 300। 2 से गुणा कर दिया सबको, है ना। तो यहाँ से इसको उधर ले जाओ, LA ये हो गया 800 और ये हो गया 600। 800 माइनस 600 यानी 200 मीटर। ठीक है, 200 मीटर जो है वो ट्रेन ए की लेंथ हो जाएगी। ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है। ठीक है, ये मान लो समकोण त्रिभुज है, इसकी साइड दे रखी है 7, 24 और 25। ठीक है, अब सबसे बड़ी भुजा के अनुदिश इसको रोटेट किया जाता है ना। तो यहाँ से इसको स्थिर रखते हुए तो ऐसे चारों तरफ रोटेट किया गया। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा, देखो। इस तरह से दिखेगा, ये सेंटर होगा, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम बनेगा ऐसे रोटेट करने से, है ना। ये सेंटर होगा उस 3 डायमेंशन का, और ये रेडियस होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रेडियस होगी। अब चूंकि ये इस पे 90 डिग्री पे होगी, तो हमें पता है कि इस आर की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण पे डाले गए लंब की लंबाई, है ना, ये एल्टीट्यूड या क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ना। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन हाइपोटेनस, है ना। तो इसका मतलब आर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 7 × 24 और बट्टे 25, ये आर आ जाएगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाली जो हाइट है, इसको मैं H1 मान लूँ, इस शंकु की, है ना, इधर वाले कोण की। और इस शंकु की जो हाइट है वो H2 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं दोनों का टोटल वॉल्यूम निकाले, दोनों शंकु का, तो 1/3 पाई पहले वाले का हो जाएगा R²। रेडियस दोनों की सेम रहेगी H1, और दूसरे का होगा 1/3 पाई R² H2। दोनों की हाइट अलग है, रेडियस सेम है। तो पूरे का पूछा है हमें, तो दोनों का टोटल पूछा है। तो 1/3 पाई R² कॉमन आ जाता है, और ये H1 + H2 बच जाता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, और आर की जगह ये वैल्यू रख देंगे, है ना, 7 × 24/25 का स्क्वायर। ठीक है, और H1 + H2 इस पूरी साइड को अगर जोड़ें तो ये 25 आ रहा है, दोनों का सम, है ना, ये 25। अब एक तो देखो यहाँ स्क्वायर में से एक 25 हट जाएगा, एक 7 हट जाएगा। ठीक है, तो 1/3 22, एक 7 हट गया, लेकिन 24 अभी भी दोनों हैं इसमें, और 24 दोनों हैं, 25 एक हट जाएगा, फोन में से एक रह जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं इसकी लगभग वैल्यू कितनी आएगी, तो वो हमें निकाल के बताना है। 3 से ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इनको गुणा कर लेते हैं, देखो। तो 22, ये 8 × 7 56 हो जाएगा, और 56 को 22 से गुणा कर देते हैं तो 112, और 112 और 11 मतलब 100, ये 1232 हो गया। ठीक है, और इंटू 24 रह जाएगा, और अपॉन में 25 रह जाएगा। ठीक है, तो 24 को अगर मैं लगभग इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये 24/25 लगभग 1 से कम होगा ना, तो 1232 से ये कम आएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर जो है वो लगभग 1182 होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं।
24 इंटू 2 48, 72 4 76, और 48 और 7 हो गया कितना 55, और 24 और 5 हो गया 29। इसको 25 से डिवाइड करें तो 1 आ गया, और उसके बाद 4 बचेगा तो फिर से 1 आ गया, ठीक है। फिर 20 यानी 206, तो ये 8 हो गया, और फिर 6 बचेगा तो ये लगभग 2 आ जाएगा, लगभग 1182 होना चाहिए, ठीक है। 1182 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। तो वैसे थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं हम, देखो कि अगर यहाँ पर देखें तो 1232, और ये 24/25 लगभग 0.99 के आसपास आएगा, 95 मान लो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा कम जाना चाहिए आंसर 1232 से, तो थोड़ा कम जाएंगे तो 1182 जा रहा है, क्योंकि बाकी तो 1100 तो इससे थोड़ा ज़्यादा दूर है, और 382 और 1282 ये थोड़े ज़्यादा है ना, तो एक ही आंसर बचता है जो इसके आसपास है, वो ए ऑप्शन है। नेक्स्ट, 12,000 रुपए की राशि पर, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है कि 12,000 रुपए की राशि पर x% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 3,840 रुपए, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मैं थोड़ा सा आइडिया लगा लेता हूँ इसमें, है ना, कि रेट क्या होनी चाहिए, ठीक है, x% की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो 3,840 जो है 12,000 का कितने परसेंट हो सकता है, एक बार हम कैलकुलेट करें, लगभग कितने परसेंट बन रहा है। तो ये 2 जीरो हट गए, ये इससे हट जाएगा, 12 इंटू 3 हो गया, और 12 इंटू 2 32% आ गया। अब हमको बताया कि 32% जो है वो 1.5 साल का ब्याज है ना, 1.5 ईयर का इंटरेस्ट, यही जो है वो अगर बन रहा है 32%, तो रेट जो है वो 20% होनी चाहिए, क्योंकि देखो पहले साल जो है वो रेट 20 होगी, और फिर अगले साल आधा साल ही लेना है तो 10% हो जाएगी, और इन दोनों का कंबाइंड करेंगे तो 20 इंटू 10 तो ये इतने परसेंट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 20 10 30 और 2 32 देखिए ना, तो इससे मुझे ये पता लगा कि जो रेट है ना वो 20% है, x% जो है ना उसकी वैल्यू 20% है, ठीक है। तो अगर रेट 20% है, अब कह रहे हैं कि इसी राशि पर, है ना, इसी मूलधन या प्रिंसिपल पर हाफ ईयरली अगर किया जाए 1.5 साल के लिए, ठीक है, उसी रेट पे, है ना, 20% पे ही 1.5 साल के लिए हाफ ईयरली इंटरेस्ट लिया जाए तो ब्याज जो है वो कितना बनेगा। तो अगर हाफ ईयरली लेंगे तो रेट 20 नहीं होगी, कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। अब 10% 10% 10% 3 साल का कंबाइंड करें अगर, तो हमें पता है कि इनका कंबाइंड जो आता है वो 33.1% बनता है, ठीक है, ये हमने बहुत जगह पढ़ा हुआ है पहले, 33.1% बनेगा। तो 12,000 रुपये का 33.1% निकाल दो, क्योंकि 3 हाफ ईयर हो गए ना, तो 10 10 10 3 बार कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 12,000 का 33.1% निकाल लो आप, है ना, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और पॉइंट हट जाएगा 12 36 37 और 36 3 39, है ना, 3,972 रुपये, ये ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको आइडिया रखना पड़ेगा ना एग्जाम में, क्योंकि जनरली 20% 10% 25% 5% है ना, ये जो रेट होती है इन्हीं पे पूछा जाता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 और 20% है हाफ ईयरली के हिसाब से, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखना आपको कि 32% कब बनना चाहिए। नेक्स्ट, एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान, है ना, फंड रेजिंग वीक है, इसके दौरान छात्रों ने सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8,000 रुपये का दान करने का संकल्प लिया। रविवार को छोड़कर और कोई अवकाश नहीं था, मतलब उस वीक में 6 दिन तक जो है उन्होंने डोनेशन जो है या फंड रेजिंग किया उन्होंने, ठीक है, 6 दिनों तक, और उनका 6 दिन का एवरेज कितना आया 8,000। तो सिंपल है, अगर 8,000 एवरेज के हिसाब से 6 दिन तक कलेक्ट किए गए, तो इसका मतलब 48,000 रुपये टोटल कलेक्ट हुए हैं। अब 48,000 में से मंडे से फ्राइडे तक का आपको दे रखा है, कितना देखो, मंडे से फ्राइडे तक का दे रखा है 7230 6435 6855 65 6। तो एक बार इनको ऐड करके देख लेते हैं, ये 12 17 और 19, फिर ये 11 13 16 19 20 13 22 26 28 30 6 12 18 24 और 31 31 3 34, यानी 34,009 रुपये जो है वो 5 दिन में आ गए। तो इसमें से अगर ये 5 दिन का हटा दें
तो फिर आपके पास बचता देखो 48 में 34 घटाएंगे तो मतलब 14,000, तो ये 13,000 आ जाएगा, 13,991 है ना, 13,991, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये मतलब आखिरी दिन या सैटरडे को उन्होंने इतने इकट्ठे किए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू अगर ये एक्स की वैल्यू ये है तो ये किसके बराबर आएगा, है ना। तो देखो ये और ये दोनों टर्म सेम ही होती है, एक ही टर्म है ये, केवल इसका रेशनलाइजेशन किया हुआ है ना, इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना, जैसे हमें एक्स क्या दे रखा है, 1 माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये 1 प्लस साइन थीटा को मैं एक जगह करता हूँ और कोस थीटा को माइनस कोस थीटा को मैं अलग लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये 1 प्लस साइन थीटा से मैं दोनों में अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, थोड़ा सिंपल हो जाए टर्म, है ना। बाकी करने को हम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक साथ करने की बजाय ऐसे करें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, ये तो सेम हो गया तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ये बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब ये जो टर्म है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 को नहीं कर रहा हूँ ना, इसको मैं 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो कि यहाँ अपॉन में कोस थीटा बनाना है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे ना, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा जो कि कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ कोस थीटा लाने के लिए ऐसे कर रहे हैं, इसको रेशनलाइज, तो हम ये हो गया कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा दोनों में, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो है ही ऊपर वाली टर्म, तो ऐसे, और इसको हम कोस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। ठीक है, अब कोस स्क्वायर थीटा, एक कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा, तो ये बचा आपका 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। इसका अगर आप दोबारा एलसीएम लेके लिखें तो कोस थीटा ये हो जाएगा और -1, और ये माइनस माइनस प्लस साइन थीटा हो गया और अपॉन में कोस थीटा हो गया। ठीक है, कोस थीटा हो गया, तो क्या यही टर्म पूछी हुई है, देखो साइन थीटा प्लस का कोस थीटा प्लस का 1 माइनस का, इसका मतलब ये फिर से किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई भाई, ये एक्स की तो वैल्यू थी ना, और हमने एक्स से ही शुरू किया था, तो यही वैल्यू चेंज होके ये बन गई, इसका मतलब ये एक्स की वैल्यू है जो दूसरे वाली होगी। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। अब अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो आप एंगल रखेंगे, है ना, जो वैल्यू है वो रखेंगे यहाँ पे साइन और कोस की। ठीक है, और साइन और कोस की वैल्यू रखे, जैसे 30 डिग्री रख के देख लो, या 60 या 45 ऐसे रख के, और फिर आप एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना, और फिर वही वैल्यू यहाँ रख के देखो कि क्या वही वैल्यू आ रही है, अगर सेम आ रही है तो इसका मतलब आंसर एक्स ही होगा, और अगर सेम नहीं आ रही है, उसका इन्वर्स आ रहा है तो 1/x होगा, अगर 1 प्लस होके आ रहा है तो 1 प्लस एक्स होगा। चलो मैं रख के बता देता हूँ कैसे करना। ठीक है, देखिए अगर मान लो हम साइन थीटा और कोस थीटा, थीटा को मैं 45 रख लेता हूँ, ज़्यादा ईजी रहेगा। तो अगर 45 रखें तो देखो ये 1 माइनस कोस 45 क्या होता है, 1/√2, और साइन 45 होता है 1/√2, दोनों यही होता है, और ये 1 प्लस 1/√2। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ, और ये बना आपका इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √2 आएगा, ऊपर 1 आ रहा है, तो ये √2 ऐसे लिख सकते हैं इसको, √2 प्लस 1 अपॉन में √2 आएगा, उसको ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, तो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो √2 बट्टे √2 माइनस 1 प्लस 1 आ रही है। इसको रेशनलाइज कर लें, अगर हम √ हटा लें इसका, तो ये बन जाता है आपका x बराबर, ये इससे गुणा हो जाएगा तो ये 2 माइनस √2, और ये 2 a प्लस बी a माइनस बी, यानी 2 माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा ना, तो x की वैल्यू 2 माइनस √2 आ रही है। अब अगर मैं इसमें रख के देखता हूँ 45, है ना, तो देखो साइन थीटा की जगह 45 रखा तो 1/√2, कोस थीटा को 45 रखा 1/√2, और फिर कोस थीटा को 45 किया तो 1/√2, है ना। अब ये ऐड होंगे तो ये 2/√2 हो गया, यानी √2 ही हो गया, √2 माइनस 1/√2, ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 इंटू 2 हो गया, 2 हो जाएगा ना, और ये माइनस से होगा तो माइनस का √2, ये देखो यही वैल्यू आ रही है सेम, है ना, 2 माइनस √2 ही आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू एक्स की ही है। ठीक है, क्योंकि एक्स की वैल्यू ये आ रही थी,
तो ये एक्स ही होना चाहिए फिर, ठीक है। नेक्स्ट अगला है, एक रबड़ का मूल्य 3 रुपए है ना। देखो जो इरेजर है या जो रबर है, रबड़ लिख लेते हैं, इरेजर लिख लो, उसकी प्राइस जो है वो 3 रुपए। अब कह रहे हैं कि 20 इरेजर का प्राइस बराबर है 3 पेन के, है ना, 3 पेन के प्राइस के बराबर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, 20 × 3 बराबर 3p हो जाएगा, क्योंकि e की वैल्यू 3 दे रखी है ना। तो इसका मतलब एक पेन कितने का है, 20 रुपए का है। इसके बाद में कह रहा है कि एक पेन का जो प्राइस है वो बराबर है 2 पेंसिल के। पेंसिल वाले को मैं पी डेस बोल देता हूँ ना। तो पेन की प्राइस 20 थी ना, पी की वैल्यू 2 पी डेस, तो पी डेस की वैल्यू कितनी हो गई, 10 रुपये हो गई। फिर कह रहे हैं 6 पेंसिल का प्राइस, 6 पेंसिल का कितना हुआ, 60। तो 60 की वैल्यू 5 मार्कर, तो 5m के बराबर है, तो यहाँ से m बराबर 12 आ जाएगा। तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप आगे से आगे वैल्यू रखते गए, ठीक है। एक देखो हमें पता है कि 20 इरेजर की प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 3 पेन की प्राइस के। फिर कह रहे हैं कि एक पेन की प्राइस जो है वो बराबर है किसके, 3, 2 पेंसिल, पेंसिल को पी डेस बोल देते हैं ना। और फिर 6 पेंसिल जो है उनकी प्राइस बराबर है किसके, ये बराबर है आपकी 5 मार्कर की, ठीक है। तो जब भी हम रेशियो लिखते हैं, ई से एम का डायरेक्ट लिखना होता है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें मिश्र अनुपात लिखना होता है ना, कंपाउंड रेशियो लिखना होता है इनका। तो हम क्या करेंगे, देखो ई अपॉन पी कितना आएगा, 3/20। तो हम 20 3 नहीं लिख के उल्टा लिखते हैं ना, 3/20 आएगा, 3 से 20 का रेशियो है ना। फिर ये 2 से 1 आएगा अगला रेशियो, ये 5 से 6 है, ऐसे लिख देंगे। और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीधा ई से एम पर पहुंच जाएंगे, है ना। तो ये 5 से 4 हो जाएगा, 2 से ये 3 हुआ, 3 से ये 3 हो गया, है ना। तो 1:4 बच रहा है। मतलब अगर इरेजर 1 रुपए का है तो मार्कर 4 का। अब इरेजर कितने रुपए का है, 3 का, तो ये मार्कर 12 रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा इसका शॉर्ट मेथड हो जाएगा, आपको 1 बाई 1 रखना नहीं पड़ेगा, बाकी कर आप ऐसे भी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ए और बी ने 5-6 के अनुपात में कुछ राशि निवेश करके और साझेदारी या एक पार्टनरशिप इन्होंने शुरू की। ए और बी ने इन्वेस्ट किए 5 रुपए और 6 रुपए। 6 महीने बाद सी आ गया और सी ने बी का जो है ना, बी ने 6 रुपए लगाए थे ना, तो बी का 2/3 इतना सी ने इन्वेस्ट किया, ठीक है। और ये 6 महीने बाद आया और कह रहे हैं कि वर्ष के अंत में सी को 21,600 मिले। इसका मतलब सी तो अगले 6 महीने रहा और बी और ए दोनों 12 महीने रहे ना। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो होना है, ठीक है। तो प्रॉफिट का रेशियो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके निकालें, तो ये 6 ये 6 × 2, 2 × 6, 2 × 3, ठीक है। ये बन रहा है, ये 3 से 3 कर जाए, तो रेशियो बना आपका 5-6 और ये 2, यानी प्रॉफिट 5-6-2 के रेशियो में डिवाइड होगा, तो टोटल प्रॉफिट 13 हो गया। अब सी का हमें दे रखा है कितना, 21,600, तो 2 की वैल्यू 21,600 होगी, इसका मतलब 10,800 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, तो इसको 10,800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1,40,400, ठीक है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाँ ये आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन इक्वेशन दे रखी है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। x⁴ माइनस 142x² प्लस 1 बराबर 0 दिया। इसमें देखो क्या करते हैं, इस टर्म को इधर ले आते हैं, ठीक है। तो x⁴ प्लस 1 बराबर 142x² बचा। अब x² से इधर दोनों में डिवाइड कर देते हैं, तो ये x² बनेगा, ये 1/x² बनेगा, और यहाँ भी x² से डिवाइड करेंगे तो ये 142 रह जाएगा। अब आपको बताएं, अगर स्क्वायर दे रखा है x और 1/x का, तो उससे हम एक पावर में अगर जाते हैं तो क्या तरीका होता है कि जो भी दे रखा है आपको उसमें 2 जोड़ के अंडर रूट कर लीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा 144 का अंडर रूट मतलब 12, ये 12 आ रहा है ना, x और 1/x।
और अब इसका क्यूब भी तो निकालना है, तो इसका क्यूब कर देंगे, है ना। तो एक्स क्यूब और 1/x क्यूब क्या आएगा, तो 12 का क्यूब -3 × 12 होगा ये ना। ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला या जो ट्रिक है वो पड़ी हुई है। ये 1728 होगा, ये 36 होगा, है ना। तो ये आ जाएगा आपका 1692, ठीक है, 1692। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 3.6, 3.6 को मैं लिख देता हूँ 36/10, और 12.1 को लिख देते हैं 121/10। अब इनका मध्य अनुपाती चाहिए ना, ठीक है। मध्य अनुपाती को ज्योमेट्रिक मीन भी बोल सकते हैं, एक ही बात है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन भी बोलते हैं, मध्य अनुपाती या माध्य अनुपाती भी बोलते हैं। तो ये कैसे निकालते हैं, दोनों नंबर का गुणा करके अंडर रूट करेंगे, है ना। तो 2 और 11 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो बाद वाले नंबर का स्क्वायर बट्टे पहला नंबर, है ना, ऐसे इन दोनों का रेशो पूछा हुआ है, ठीक है। तृतीय अनुपाती B² होता है ना, ये डायरेक्ट याद रखना है। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो देखो 6 आ गया, 11 आ गया, और 10 × 10 का 10 आ गया, और इधर 11 × 11/2 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो निकालना है, तो 11 हट जाएगा, 2 से ये 5 आ गया, तो ये 6 आ गया, और 5 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो 6:55, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, देखो सीधा से है। अगर आप इसको सबको अंडर रूट में लिखे है ना, तो जैसे ये 2 को मैं 4 लिख लेता हूँ ना, ये अंडर रूट नहीं है तो इसको अंडर रूट में लिखो। ये अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 2 हो गया। अगला नेक्स्ट अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 7 दिया हुआ है। नेक्स्ट अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 10। अब इनको सोल्व करने का तरीका क्या है, इनका स्क्वायर करके और कंपेयर कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर ये अंडर रूट में वैल्यू 1 या उससे बड़ी हो तो फिर अगर आप पावर अगर करके कंपेयर करें तब भी छोटा बड़ा नंबर चेंज नहीं होता, वो 1 से छोटे नंबर के लिए होगा ना चेंज, लेकिन उससे बड़े वालों के लिए नहीं चेंज होता। 1 से छोटे मतलब -1 से 1 के बीच में अगर हो नंबर तब तो दिक्कत होती है, क्योंकि जितनी बड़ी पावर लगाते हैं नंबर उतना छोटा होता है। लेकिन अगर 1 से बड़ा है या -1 से पीछे, तो पावर जैसे लगाते जाएंगे वो उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा नंबर, बड़ा नंबर ज़्यादा बड़ा होगा, छोटा नंबर ज़्यादा छोटा हो जाएगा ना। तो हम स्क्वायर करें तो देखो इसका स्क्वायर 11, इसका स्क्वायर 4, तो 11 और 4 15 हो गया। फिर 2ab करेंगे तो 2 अंडर रूट 44 आ जाएगा, 11 × 4 44, 13 और 2 15 हो गया, और फिर 2 अंडर रूट 13 × 2 26 आ जाएगा ना। फिर ये 15 हो जाएगा, 8 और 7 15, a² + b² है ना। और फिर 2 अंडर रूट 8 × 7 56 हो जाएगा, और 10 और 5 15 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट 10 × 5 50 हो जाएगा। अब देखो ये वाला पार्ट सब में सेम है 15, है ना, और ये वाला जो है 2 ये भी सब में सेम है। तो केवल हमें ये देखना है कि ये वाला नंबर जो है वो किस में ज़्यादा है, जिसमें ये ज़्यादा जुड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो सबसे ज़्यादा अंडर रूट 56 जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा नंबर होगा इनमें से। तो ये सबसे बड़ी वैल्यू जो आएगी वो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 8 आएगी, यानी सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको क्या है कि जब भी ये क्वेश्चन आए और अंडर रूट के अंदर वाले नंबर का जोड़ सेम आ रहा है ना, जैसे यहाँ 15 आ रहा है सबका, तो आपको केवल इनको मल्टीप्लाई करके देखना है कि इनका गुणा ज़्यादा किस में आएगा। जिसका गुणा ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा होगा, जिसका कम आएगा वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिन में कर सकता है। देखो 36 दिन में 3/8 करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो उसको 8/3 से गुणा करते हैं हम, तो ये 12 हो गया, यानी 12 × 8 96 डेज लगेंगे इसको एक, है ना। बी उसी काम का आधा भाग, तो 27 दिन में आधा कर रहा है तो पूरा करेगा 2/1, आधा मतलब 1/2, तो 2/1 करेंगे, यानी इसमें इसको 54 दिन लगेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम एलसीएम ले सकते हैं इनका। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 6 तो कॉमन है, तो 6 तो आएगा ही आएगा इसमें, ये 16 और ये 9, तो 16 और 9 का गुणा हो जाएगा आपका 16 × 9 144, ये टोटल बात मान सकते हैं। 6 × 144 आएगा। जब हम डिवाइड करेंगे इसको, है ना, तो ये 9 आ जाएगा, और इसकी एफिशिएंसी 9 यूनिट पर डे होगी, है ना, और इसकी एफिशिएंसी जो होगी वो 16 यूनिट पर डे आ जाएगी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि ए बी से कम एफिशिएंट है, तो आप देख सकते हैं कि ए की एफिशिएंसी बी से कम आ रही है ना, तो पहला तो ठीक है, ये सही है। दूसरा, ए और बी मिलकर अगर काम करें तो इस काम का 11/15 भाग, तो काम कितना है 6 × 144, इसका भी कितना करना है 11/15 करना है, ठीक है।
और ये दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16 + 9 यानी 25 से, इनकी टोटल एफिशिएंसी से। तो अगर हम इसको सोल्व करने जाएं तो 3 × 2 3 × 5, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि 125 बन रहा है। 125 से अगर डिवाइड करेंगे तो 36 दिन तो आ नहीं सकते, आंसर पॉइंट में आएगा। इसका मतलब दूसरा स्टेटमेंट गलत होगा, तो इसमें ओनली बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो देखो 1060 की वैल्यू हमें याद होनी चाहिए, √3 होगा। sin 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है। ठीक है, और ये क्या करेंगे, देखो 24 और 66 है ना, इन दोनों का जोड़ जो है वो 90 बन रहा है। तो जब जोड़ 90 होता है तो कोस ए इंटू कोसेक बी, अगर ए और बी का जोड़ 90 होता है तो इन दोनों का गुणा 1 आता है। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट याद रखना होता है वैसे, बाकी हम चेंज करके इसको प्रूव कर सकते हैं। कोसेक 66 को हम सेक 24 लिख सकते हैं, फिर कोस 24 और सेक 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, और डायरेक्ट याद रखें तो कोस और कोसेक का गुणा अगर 1 होगा, जब ए और बी का एंगल जो है वो एंगल जो है ए और बी उनका सम 90 डिग्री होगा। तो यहाँ इन दोनों का 90 हो रहा है, तो 24 कोस और कोसेक 66 इनका गुणा 1 होगा, तो ये 1 हो जाएगा। और 37 और 53 ये भी देखो कोस और कोसेक है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 हो गए सारे, यहाँ कोस 60 बचेगा। तो कोस 60 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, आगे वाला है ना, ये वाली टर्म है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर देंगे माना, ये 3 हो गया और ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 - 1, ये 1/2 हो गया, ये 3/4, तो ये 2 बन जाएगा। इनका एलसीएम 4 आएगा, उसको ऊपर लिख देते हैं, तो ये 2 + 3 यानी 5, तो ये आ गया आपका 8/5, और 8/5 मतलब हो गया 1 से 3/5, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई वायुयान एयरपोर्ट के समीप आ रहा है ना, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे एक हवाई जहाज है और यहाँ पे एयरपोर्ट है ना, ये इस एयरपोर्ट की तरफ इधर आ रहा है, यहाँ एयरपोर्ट है। ठीक है, इसकी तरफ आ रहा है। अब यहाँ से एयरपोर्ट पे जमीन के एक बिंदु से इसको देखा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से इसको देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, तो ये एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। ये इस पॉइंट से अभी वायुयान जो है वो सीधी दूरी इसकी 10 किलोमीटर है यहाँ से। ठीक है, ये वाली ओरिजोनटल डिस्टेंस, सीधी नहीं सॉरी, और ये जमीन से इसकी ऊंचाई 8 है, ये 8 किलोमीटर है ये हाइट जो। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मुझे इसका लंब यानी परपेंडिकुलर पता है, और इसका बेस यानी आधार पता है। ठीक है, तो मैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 थीटा होता है, तो मैं 10 थीटा लिख सकता हूँ, 8/10 होगा ना, 8/10 मतलब हो गया 4/5 यानी 0.8 आ रही है, थीटा की वैल्यू 0.8 आ रही है। अब अगर आप देखें तो ये टेबल वाली वैल्यू है 0, 30, 45, 60 है ना, तो हम देखें तो 45 तक, 0 से 0, 30, 45 है ना, इन पे अगर हम 10 की वैल्यू देखें 60, 90, तो यहाँ पे 0 होती है 0 डिग्री पे है ना, ये 1/√3 होती है, ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये फिर नोट डिफाइन होता है। ठीक है, तो आप देखें कि ये 0.8 आ रहा है ना, तो ये वैल्यू जो आएगी 1/√3, तो ये अगर आप देखें तो ये इसका परमीकरण करेंगे तो इसको √3/3 लिख सकते हैं। तो ये √3 होता है 1.73 है ना, इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 0.5 ही आ रहा है लगभग है ना, 0.8 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये 30 से तो ज़्यादा होना चाहिए एंगल। ठीक है, और 1 से कम है, देखो 1 से कम है, तो 45 और 30 के बीच में होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन हो जाए, सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हाँ ये तो देखो हमें पता है कि डायरेक्ट इसके 2 फैक्टर होते हैं, ये जो एक्सप्रेशन होती है आपकी a⁴ b⁴ a²b² है ना, इसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो होगा a² + b² + ab, एक होता है a² + b² - a, ये 2 फैक्टर होंगे इसके। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है 273, ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाला फैक्टर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम एक बार एज इट इज रख लेते हैं। और एक हमें ये दे रखा है ना, ये फैक्टर हमें दे रखा है क्वेश्चन में 21, इस 21 को उधर डिवाइड करेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यह आ जाएगा 1 3 13 आ जाएगी, है ना। तो एक तो ये निकाल लो आप इसमें फैक्टर। अब हमें देखो क्या निकालना वो एक बार चेक करते हैं यहाँ से। तो ये हमें 1/a प्लस 1/b निकालना है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो एलसीएम ए बी आ जाएगा और ये b प्लस ए आ जाएगा। तो एक तो हमें ए बी चाहिए और एक हमें a प्लस बी चाहिए, दोनों का जोड़ चाहिए, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो क्या तरीका होता है। हम ये दोनों जो वैल्यू है ये लिखेंगे, देखो एक तो ये है ही, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये मैं लिख रहा हूँ, कितना था ये था 20। अगर मैं इन दोनों को इनको ऐड करता हूँ तो ये कैंसिल आउट होगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, ठीक है, ये 2 बार आ जाएगा। 13 और 21 हो गया 34। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 17 आएगा। एक वैल्यू तो हमें ये पता लगा। अब अगर मैं इनको जोड़ने की बजाय घटा देता, देखो दोबारा से लिखते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी और इसके अपोन में लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। 13 है, ये 21। अगर मैं इसको माइनस कर लेता, ये माइनस प्लस ये माइनस, ये कैंसिल आउट होते, ये ए बी और ए बी 2ab हो जाता, ये -8 बचेगा। तो ए बी बराबर आ जाएगा -4। ये दो वैल्यू हमने निकाल दी, एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक ए इंटू बी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए प्लस बी बना देते हैं, ठीक है। देखो ए प्लस बी कैसे बनाना है, तो हमें इसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्योंकि हमें ए प्लस बी चाहिए ना ये, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 17 आ गया था और ये -4 आ गया, तो ये 9 आ रहा है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर 9 आ रहा है। तो ए प्लस बी अगर निकालें तो ये आ जाएगा 3, ठीक है। इसकी वैल्यू 3 आएगी, हालांकि प्लस माइनस 3 आएगी, लेकिन हम इसमें एक मान पूछा है तो वो +3 वाला ले लेते हैं। अब दोनों चाहे तो दोनों रख के देख लो, ठीक है। ये ए प्लस बी 3 आ गया, तो यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ और प्लस माइनस रखो तो प्लस माइनस रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और केवल ये रखो तो ये रख लो, ठीक है, 3 रख लो। और ए बी की जगह -4 रख देते हैं, इसका मतलब आंसर -3/4 है, ठीक है। बी ऑप्शन में जाएगा। नेक्स्ट, एक सीरीज अपने को गिवन है और दूसरी सीरीज हमें पूछी है। तो देखो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर का सम हमें गिवन है और फिर ये इवन नंबर लिखे हुए हैं ना, सम संख्या है। तो इस सीरीज में से अगर मैं 2 का स्क्वायर कॉमन निकालूं तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये तो बचेगा ना। तो कहाँ तक बचेगा, 20 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो हो गया 4 और ये हमें दे ही रखी है सीरीज 1 से 20 तक, कितना दिया 28 70। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 7 28 और 32 और 2 34 और 8 और 3 11। तो ये 11,480 आ जाएगा ना, ये ऑप्शन है, ठीक है। तो ये अपना पेपर था, कोई ज़्यादा टफ पेपर है नहीं, इजी पेपर था वैसे, या कह सकते हैं मॉडरेट लेवल का पेपर था। उम्मीद है सभी लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे और जो थोड़ी बहुत भी आपकी कमियां रही होंगी वो अपने अगले पेपर में उम्मीद है कि आप उसको दूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।